तो चलो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम तो वही है, क्या, अकाउंटिंग और कंपनी। अकाउंटिंग फॉर कंपनी। लास्ट वीडियो जो भी आप लोग देखे होंगे उसमें पूरा क्लियर है कि कंपनी क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन मिल चुका है और अभी इंट्रोडक्शन क्लास ही चल रहा है, अभी अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है निजी कंपनी। इंग्लिश में प्राइवेट कंपनी कहा जाता है और दूसरा है सार्वजनिक कंपनी, जिसको इंग्लिश में पब्लिक कंपनी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में, झारखंड बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन अब आने लगा है। अब क्या पहले से आ रहा है, इस बार और घटा दिया है, 30 क्वेश्चन अब आता है। पहले 40 क्वेश्चन आता था एमसीक्यू का, अब कितना आता है, 30 क्वेश्चन। तो यदि आप डिटेल में कोई भी चैप्टर को नहीं पढ़ेगा, यदि आप ये बोलेगा कि अकाउंट पढ़ रहे हैं, सिर्फ अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग करके खत्म करते हैं कहानी को, तो ऐसा नहीं होने वाला। इस बार आपको पूरा थ्योरी पढ़ना होगा, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जो एग्जाम में आने वाला है आपको पढ़ना होगा। तो हम लोग कंपनी का प्रकार तो जाने ही थे, उसमें से सबसे प्रमुख जो आधार था प्रकार में वो था स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? कंपनी का जो प्रकार है कई आधारों में बटा हुआ है। तो एक आधार हम बताए थे, देखे थे वीडियो, उसमें बताए थे स्वामित्व के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर कंपनी को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है निजी कंपनी, दूसरा है सार्वजनिक कंपनी। यहाँ यदि हमको डिफरेंस करने के लिए कहा जा रहा है तो क्या क्या डिफरेंस दे सकते हैं? पहला डिफरेंस दे सकते हैं कि जिस कंपनी का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथों में है, क्या लिखेंगे, अब हम बोल रहे हैं, घर पे लिख लेंगे ना आप लोग, क्या बोल रहे हैं, जिस कंपनी का स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथों में हो, निजी व्यक्ति के हाथों में हो, इतना निजी व्यक्ति के हाथों में हो, उसको कहते हैं निजी कंपनी। सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं? जिस कंपनी का स्वामित्व सामान्य जनता के पास हो, आम जनता के पास हो। तो घर जाके लिखेंगे आप लोग कि लिखवा दे रही हूँ? तो क्या वीडियो में सुनाई नहीं देता, स्पष्ट सुनाई देता है? तो स्पष्ट लिखिए, क्या बोले, जिस कंपनी का स्वामित्व आम जनता के हाथों में होता है उसे सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन का डिफरेंस हो गया। डेफिनेशन मतलब परिभाषा देकर अंतर बता दिए। अब कुछ पॉइंट्स है जिसमें कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अंशों का निर्गमन पर बात करेंगे हम लोग। अंशों का निर्गमन, ध्यान दो, अंशों का निर्गमन पॉइंट होगा। और आप लोग घर जाके जब लिखिएगा तो इसको कॉलम कैसे कीजिएगा, 3 कॉलम खींचेंगे। पहला कॉलम क्या रहेगा, आधार। पहला कॉलम रहेगा आधार का, फिर निजी कंपनी या फिर सार्वजनिक। यहाँ पर आप अर्थ लिखे, अभी जो हम समझाए इससे पहले वो अर्थ था, अभी हम क्या लिख रहे हैं, अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन। तो निजी कंपनी क्या लिखना है इसमें कि निजी कंपनी अंशों का निर्गमन आम जनता के बीच में नहीं कर सकती है। पहले ही बताए थे, नहीं बताए तो सुन लो कि निजी कंपनी अंशों का निर्गमन आम जनता के बीच नहीं कर सकती है। सुन लिए, ये अपने अंशों का निर्गमन सिर्फ अपने सदस्यों के बीच करते हैं। सुने, और वहाँ रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, तो आराम से जाके लिख लेना। आलसीगिरी जो होता है ना, घर जाते ही आलस से आ जाता है, वो निकाल दीजिए। ठीक है, इसी का अपोजिट इसमें लिखना है। ये अंशों का निर्गमन, निजी कंपनी अंशों का निर्गमन आम जनता के बीच नहीं कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी का डेफिनेशन ही पढ़ लिए कि इसका मालिक कौन होता है, आम जनता। तो आम जनता को ही निर्गमित किया जाता है अंश, तभी तो मालिक बना वो। तो इसमें लिखना है सार्वजनिक कंपनी आम जनता के बीच अपने अंशों का निर्गमन कर सकती है। चलिए, 2 अंतर समझ में आ गया। तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरा अंतर आपका है अंशों का हस्तांतरण। अंशों का हस्तांतरण, ठीक है, निजी कंपनियों के निर्गमन, अंशों का हस्तांतरण नहीं करते। ठीक है, मतलब ट्रांसफर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो क्या बोल रहे थे आप कि निजी कंपनी अंशों का हस्तांतरण कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। नहीं कर सकती है। आप पढ़ के आया लगता है, क्या बता दिए थे? चलिए भी करते आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे, वो आप बता रहे हैं? हाँ, या फिर आप पढ़े बुक? थोड़ा सा पढ़े थे। आप लोगों को पता था, फर्स्ट ईयर एसटी में था ना ये बात, अंशों का हस्तांतरण निजी कंपनी कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। सार्वजनिक कंपनी अंशों का हस्तांतरण कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो लिख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत है? नहीं। फिर है आवंटन, क्या है, अंशों का आवंटन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अंशों का आवंटन। क्या होता है? इंग्लिश में उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर।
आवंटन, ठीक है, अंशों का आवंटन। देखिए आवंटन का मीनिंग तो कई है, आवंटन हिंदी मीनिंग से आप समझना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखे दिए हैं। आवंटन का इंग्लिश क्या होता है? अलॉटमेंट। क्या होता है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ऑफ शेयर। यदि अंशों का आवंटन लिखेंगे तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट का मतलब हो जाता है कि जैसे आप इशू किए शेयर या किसी मेंबर को आप अपना शेयर दे दिए, आप कंपनी है, आप अपने मेंबर को या पब्लिक को शेयर इशू कर दिए हैं, तो उससे रकम मांगेगा ना, रकम मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो शेयर खरीद लिया, चुपचाप बैठा हुआ है, तो क्या कंपनी चल जाएगा? कंपनी चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी कौन दे रहा है? पब्लिक दे रहा है। सार्वजनिक कंपनी तो पब्लिक दे रहा है, प्राइवेट कंपनी है तो उसके जो वो दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हम पब्लिक को या फिर मेंबर को शेयर इशू करते हैं, क्या करते हैं? शेयर इशू करते हैं, तो उससे आशा करेंगे कि आप पेमेंट करो, पैसा भेजो। तो वहां पर अंशों का आवंटन वही होता है, ठीक है। पहले पब्लिक जो है शेयर को खरीदते हैं, क्या करते हैं? शेयर को परचेज करते हैं, एप्लीकेशन को रिसीव करते हैं, उसके बाद वो रकम जो भी अमाउंट वो मतलब जितना भी शेयर खरीदे हैं उसके अकॉर्डिंग वो रकम भेज देते हैं। कुछ जा रहा है यहाँ पर, जाता है या बस सुन सुन के यस यस यस? नहीं जाता है तुम्हारा पूछ डालो, तुरंत पूछ लो। एप्लीकेशन आप बोलो वो कहाँ से? वो सब आगे बताएंगे, अभी नहीं समझ आया, अभी छोड़ दो इसको, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। आवंटन अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी बस इतना जानो कि अंशों का आवंटन निजी में क्या लिखना है और सार्वजनिक में क्या लिखना है, ठीक है। बस यही आप लोगों को जानना है आवंटन के बारे में। आवंटन बढ़िया है। इसमें समामेलन के बाद संचालक अंशों का आवंटन कर सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम अभिदान के बाद ही आवंटन कर सकती है। क्या आपको जानकारी दिया जा रहा है कि इसमें समामेलन के बाद संचालक अंशों का आवंटन कर सकते हैं? किसमें? अभी तो हम बोल दिए इसमें समामेलन। समामेलन ये वर्ड हम पहले भी समझाए हैं, आप लोग बताइए क्या होता है समामेलन? मिलने पर। अरे समामेलन का दूसरा अर्थ बताए हैं, कहाँ आप लोग रहते हैं? पंजीयन। क्या? समामेलन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेशन, पंजीयन इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन, दोनों एक ही अर्थ है दोनों का, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो कह रहा है कि कंपनी का जब समामेलन मतलब पंजीयन हो जाएगा, उसके बाद आवंटन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आवंटन कर सकते हैं, मतलब लोगों से बोलते हैं, मतलब सदस्यों से रकम का डिमांड आप कर सकते हैं। सुनाई दे रहा है? इसको एग्जांपल समझिए कि जैसे ए प्राइवेट लिमिटेड है, ए प्राइवेट लिमिटेड, ये शेयर इशू किया। क्या किया? शेयर इशूड किया, ठीक है। शेयर इशूड किया, मान लो कि अपने मेंबर को इशू किया जिसका नाम है राम। क्या नाम है उसका? राम। तो राम जो है 1000 शेयर परचेज किया है। कितना शेयर परचेज किया है? 1000। और रेट इसका है मान लो 10 रुपया। कितना मान लिए? 10। तो 1000 गुना 10,000 रुपया का शेयर परचेज किया ना, तो ये अमाउंट देना पड़ेगा ना राम को, कंपनी के पास भेजना पड़ेगा ना, ए लिमिटेड के पास। नहीं भेजेगा? तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो निजी कंपनी है वो अंशों का आवंटन कब कर सकता है? तो जैसे ही समामेलन कर लेगा, अपने कंपनी का पंजीयन करवा लेगा, वैसे ही वो रकम मांग सकता है, शेयर होल्डर से रकम मांग सकता है। हाँ या ना? तो लॉर्डली बोलिए यस या नो, समझ में आया या नहीं? नहीं आया? पक्का? इसका एसेंस बनाना चाहिए। अच्छा साफ बोलो, क्या बोल रहे हैं? तो फिर इसका एसेंस बनाना चाहिए, जब निजी कंपनी का पंजीयन हो जाता है तब। उतना लंबा नहीं लिखना है, पॉइंट क्या लिखेंगे? अंशों का आवंटन। फिर आवंटन नहीं बोले हम, अंशों का आवंटन। निजी कंपनी में बोल भी दिए, वीडियो में से रिकॉर्ड है। अंशों का आवंटन लिखना है आधार पॉइंट में, मतलब यहाँ तीसरा पॉइंट अंशों का आवंटन। यहाँ पर लिखना है कि निजी कंपनी समामेलन के बाद ही अंशों का आवंटन कर सकती है, ठीक है। अब आते हैं किसमें? सार्वजनिक कंपनी में। सार्वजनिक कंपनी जब तक न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक अलॉटमेंट मतलब आवंटन नहीं कर सकती है। क्या बोले? फिर से सुनो। सार्वजनिक कंपनी तब तक अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है जब तक न्यूनतम अभिदान की राशि, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोल दिए, न्यूनतम अभिदान की राशि इंग्लिश में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव ना हो जाए। अब बोले सर इंग्लिश में बोल दिए, आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल रहे थे, हिंदी भी पूरा बोले हैं कि सार्वजनिक कंपनी अंशों का आवंटन तब तक नहीं करती है जब तक न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त ना हो जाए। अब ये न्यूनतम अभिदान, अब हम चाहेंगे तो न्यूनतम अभिदान बोल के निकल जाएंगे, आप पूछेंगे भी नहीं, हमको पता है स्टूडेंट ने पूछता नहीं है। आप पूछने वाले थे लेकिन आप दो नहीं पूछने वाले थे,
आपको विधान कुछ होता है। देखो, आजकल यही प्रॉब्लम है, शिक्षक लोग इसी बात का फायदा भी उठाते हैं। बच्चे सवाल नहीं करते, सिर्फ मुंडी हिलाते हैं, हाँ तो समझ गए। और भीड़ में तो और भीड़ में क्या होता है कि और बच्चे शर्माते हैं, डरते हैं कि बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं भी समझ में आया तो यस समझ में आ गया। ये मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ शायद हुआ होगा। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? यहाँ आपके पास कितना भीड़ बैठा हुआ है, या हमसे डर लग रहा है कि डांटेंगे? क्योंकि देखो, डांटेंगे तब जब हम पहले कुछ सिखा दिए हैं और उसके बारे में आप भूल गए, उसको आप भूल गए तब डांटेंगे। और यदि हम पहली बार न्यूनतम अभिधान शब्द आपको बोल रहे हैं, वो पता है तो हम तो समझाएंगे ना। पहले हम न्यूनतम अभिधान शब्द कभी आपको डिस्कस किए हैं? न्यूनतम मतलब कम से कम। हाँ, वो न्यूनतम से जाता है, लेकिन अभिधान, ये अभिधान क्या होता है तो समझो इसको। मिनिमम, हिंदी तो बोल ही दिए है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जब तक न्यूनतम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं आता है, कंपनी तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकता है। ये जो चीज समझाई जा रही है, अकाउंटिंग से रिलेट करता है। ध्यान से सुनो, किससे कंसर्न करता है? अकाउंटिंग से। जो आगे हम बताएंगे इसे भी, जब अकाउंटिंग सिखाएंगे तो, ठीक है। लेकिन अभी सिखा रहे हैं तो ध्यान में रखना, उस समय फिर पूछेंगे हम, उस समय जब वहां पहुंचेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, एक पब्लिक कंपनी है। अब पब्लिक कंपनी का निशानी क्या है? सिर्फ लिखा रहेगा ए लिमिटेड। ए तो अपने मन से नाम रखें, लिमिटेड कहीं लिखा है तो पब्लिक कंपनी, कहीं पहले पीवीटी लिख दिया, पीवीटी प्राइवेट तो प्राइवेट कंपनी। तो ए लिमिटेड इशूड, ए लिमिटेड इशूड, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ए लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। सब माना हुआ वैल्यू है, रियल कुछ नहीं है। ए लिमिटेड इशूड कितना? 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ठीक है। अब एक चीज तुमको अभी बता देते हैं जो बाद में बताने वाले थे। देखिए, एक पब्लिक कंपनी जब पब्लिक को शेयर इशू करती है ना, तो उसका रकम, जैसे 10,000 शेयर इशू की है पब्लिक को 10 कैरेट से, 10 कैरेट से, तो कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 1 लाख। यहाँ से मांग सकता है ना, 1 लाख रुपए चाहिए। तो कंपनी 1 लाख रुपया 2 तरीके से मांग सकता है। पूरा पैसा एक ही बार में, पूरा 1 लाख रुपया एक ही बार दीजिए, या फिर किस्त में। किस्त समझते हैं? इंस्टॉलमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, समझते हैं? हाँ, तो किस्त में मांग सकते हैं। यहाँ आप अंशों का आवंटन यदि समझना है तो आपको किस्त वाला तरीका में जाना होगा कि जब इंस्टॉलमेंट मेथड से कंपनी पैसा मांगता है तो वो इंस्टॉलमेंट कौन कौन सा होता है। जो पहला इंस्टॉलमेंट होता है उसका नाम है एप्लीकेशन। ये माना हुआ चीज नहीं बता रहे, ये रियल बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, और जनरल एंट्री में ये यूज होगा। पहला किस्त का नाम क्या है? एप्लीकेशन। ये किस्त का नाम मान लो, एप्लीकेशन। दूसरा क्या है? अलॉटमेंट, आवंटन। बोले सर किस्त का भी नाम होता है? तो देखो, होता नहीं है, बच्चों को समझाने के लिए इस तरह बताते हैं। मान लेते हैं ना कि पहले किस्त का नाम क्या है? एप्लीकेशन, दूसरे किस्त का नाम क्या है? अलॉटमेंट, ठीक है। तो 10,000 शेयर इशू किए, मतलब एप्लीकेशन कितना का भेजे हैं? 10,000 शेयर का भेजे। कितना कैरेट से? 10 कैरेट से। तो एप्लीकेशन मान लीजिए, एप्लीकेशन पे मांगे हैं 6 रुपया। एप्लीकेशन कितना मांगे? 6 रुपया। और अलॉटमेंट मांगे 4 रुपया। आप पूछ सकते सर आगे भी कोई किस्त होता है? तो हाँ, आगे भी होता है। तीसरा किस्त होता है कॉल। क्या होता है? और कॉल में भी कई भाग है। फर्स्ट कॉल, बोलिए, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल या फाइनल कॉल। तो उतना डिटेल ले जा रहे हैं। बस अभी मान लो कि 3 किस्त है, इसमें मांगा 3 रुपया, इसमें मांगा 4 रुपया, इसमें मांगा 3 रुपया, 10 रुपया हुआ कि नहीं? आप सोच रहे क्या बता रहे सर? 3 4 3 4 7 3 10। तो 10,000 शेयर इशू किए 10 कैरेट से, तो कंपनी 3 बार करके मांग रहा है। कितने बार करके? 3 बार। एकदम सामान्य शब्द में बोल रहे हैं, 3 बार करके। जैसे 1 लाख रुपए किसी को हम कर्जा दे दिए तो उसको हम ऑप्शन दिए कि 3 बार करके हमको लौटा देना। एक बार में 30,000 लौटा दो, एक बार में 40,000 लौटा दो, एक बार में 30,000। कैसे आया? 30,000 40 समझ रहा ना? 10,000 से इंटू कर रहे हैं, 10,000 से गुना कर रहे हैं 3 को, 10,000 को गुना कर रहे हैं 4 से, 10,000 को गुना कर रहे हैं 3 से। तो उसी तरह से जब कंपनी शेयर इशू किया तो पब्लिक को ऑप्शन देता है कि आप 3 किस्त पे पैसा दो। ये 3 किस्त हम मान के बता रहे हैं, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। पूरा का पूरा पैसा ये एप्लीकेशन मांग रहे हैं, पूरा का पूरा 10 रुपया लिखना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अभी हम मान कर चल रहे हैं ना कि एप्लीकेशन पे 3 मांगा है, अलॉटमेंट में 4 मांगा है, कॉल पे 3। समझो बात को, पूरा अभिधान, न्यूनतम अभिधान पर क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है। और आपको एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूनतम अभिधान से आप क्या समझते हैं? हम आगे देंगे क्वेश्चन, न्यूनतम अभिधान कैसे लिखेगा। तो अभी जो समझा रहे हैं उसी को समझकर अपने शब्दों में सजा लेना। अभी हम तुरंत इसके बाद क्वेश्चन लिखवा देंगे कि न्यूनतम अभिधान क्या है, और घर से लिखने के लिए दे देंगे आप। कोई दिक्कत है? न्यूनतम अभिधान लिखना है, वीडियो में भी है बात। तो 10,000 से गुना 3 कितना? एप्लीकेशन पे कितना रुपया चाहिए? 30,000। 30,000 रुपये चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना,
न्यूनतम अभिदान की राशि जब तक प्राप्त नहीं हो जाएगा, मतलब 30,000 में भी एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता है, वो यदि प्राप्त नहीं होता है तो अलॉटमेंट का पैसा वो मांग नहीं सकता है, मतलब आवंटन यही पढ़ रहे हैं। अंशों का आवंटन कब तक नहीं करेगा, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त हो जाए। तो न्यूनतम अभिदान की राशि अभी भी 90% ही होगा, कितना 90% है शायद। अब नया, अब ये तो आप कानून धारा का चीज पढ़ते हैं, कानून का पढ़ा है ये, ठीक है। तो चेंज हुआ होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि चेंज किया होगा। न्यूनतम अभिदान 90% ही होगा। तो 30,000 का 90% कितना होता है, 27,000। कितना, 27,000। जब तक 27,000 रुपया एप्लीकेशन का रिसीव ना हो जाए, कंपनी के पास 27,000 पहुंच ना जाए, तब तक वो अलॉटमेंट का 40,000 रुपया नहीं मांग सकता है। सुनाई दिया? हाँ। नहीं समझे, उड़ गया हवा में। अरे बोलो हाँ या नहीं हो, समझा? क्या नहीं समझा? अरे अंशों का आवंटन कब तक नहीं कर सकता है सार्वजनिक कंपनी, जब तक न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त ना हो जाए। तो न्यूनतम अभिदान की राशि एप्लीकेशन पे 90% है। तो हम एक एग्जांपल सेट कर दिए हैं कि 10,000 शेयर कंपनी इशू किया है, एप्लीकेशन पे 3 रुपया मांगा जा रहा है, तो 30,000 रुपया एप्लीकेशन पे चाहिए। बोले तो एप्लीकेशन क्या है, तो हम क्या बोले, किस्त का नाम, इंस्टॉलमेंट नेम है मान लो, ठीक है। तो 30,000 रुपया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में देना था, उसमें 90% जब तक नहीं आ जाएगा कंपनी के पास, तब तक अलॉटमेंट के लिए डिमांड नहीं, शेयर होल्डर को मैसेज नहीं भेजेगा कि आप 40,000 भेजो। आप बोलेंगे सर यदि नहीं आया तो, 90% से कम आया तो 90% से जब कम आएगा ना, तो फिर नियम ये भी बनाया गया है कि पूरा का पूरा पैसा वापस कीजिए और पूरा शेयर रद्द कर दीजिए। जो इशू किए ना वो वापस ले लीजिए, कि बोल दीजिए पब्लिक को कि ये शेयर अब इशू नहीं हो रहा है। कब, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं आता एप्लीकेशन पे ना, तो ये रूल बनाया गया है। सुनाई दिया? क्या बोले? यदि यहाँ पे हम देखें 30,000 का 90% 27,000, यदि 26,000 रुपया आ जाए, कितना आ जाए, 26,000। और कुछ समय तक वेट किया जाता है, ठीक ना। यदि उस निर्धारित समय में पैसा नहीं आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, तो पूरा का पूरा शेयर रद्द कर दिया जाता है। रद्द कर दिया फिर मांगेगा अलॉटमेंट पैसा, समझे? नियम है, क्योंकि ये नियम इसलिए बनाया गया होगा, ये नियम इसलिए बनाया गया होगा क्योंकि यदि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका कंपनी को लोग नहीं मान रहे हैं, आपकी कंपनी पर लोगों का विश्वास नहीं है, तभी तो नहीं भेज रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। तो फिर रद्द करना ही सही होगा। ये सब नियम है, ये सब यहाँ से निकाल मत देना, हर बात दिमाग में डालो, हर चीज जरूरी है, ताकि एमसीक्यू में कुछ भी बन जाएगा। क्लियर? हाँ या ना? आपको समझ में आया? अभी भी नहीं आया? अभी भी डाउट ही है? जल्दी बोलो, वीडियो लॉन्ग नहीं करना है सर। फिर रद्द क्यों कर देगा, फिर उसका पैसा क्यों नहीं देगा? बोल दे रद्द करता, क्यों नहीं करेगा? वो जाके पूछो वहाँ, वहाँ जाइए जहाँ कानून बनता है, वहाँ जाके पहले जाइए। हाँ, मेरा पैसा तो चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? जो दे दिया उसका वापस हो जाएगा। वही तो कुछ, फिर पैसा मिल जाएगा ना। हाँ, तो ऐसे पूछे कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो पैसा भेज दिया गया है वो पैसा, जो शेयर होल्डर पैसा पेमेंट कर दिया, मतलब अपना शेयर खरीदा है, उसका जो पेमेंट किया है वो पेमेंट उसको वापस मतलब रिफंड हो जाएगा, रिफंड हो जाता है, वो नहीं डूबेगा। अब इतना लंबा मिनिमम सब्सक्रिप्शन दे दी है, तो आपका एक होमवर्क और हो गया कि न्यूनतम अभिदान क्या है। सुन लिए? वीडियो का ये टाइम कितना टाइम में चला गया वीडियो? 20-18। तो इस मिनट में जाके देख लेना कि और एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिए हैं और एक्स्ट्रा, न्यूनतम अभिदान क्या है, उदाहरण सहित समझाएं, करके लाएंगे कल। सुन लिए? और बाकी जो वीडियो देख के पढ़ रहे हैं वो लोग तो कुछ भेजता ही नहीं है, वो लोग मैसेज करके थक जाते हैं। गांव में रहेगा पढ़ेगा, जानते नहीं, गांव में रहेगा तो पढ़ेगा नहीं। अभी वो दोनों से भी कांटेक्ट हो गया है, तो वो दोनों भी बोला है कि पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक नोट्स भेजा नहीं है, देखते हैं बात करके, ठीक है। और क्या 3 पॉइंट तो जान गए? क्या क्या जान गए? थोड़ा सा हम पीछे जाके पूछे तो आप तो बता पाइएगा। अर्थ जान गए, आवंटन जान गए, और क्या जान गए? 3 पॉइंट समझाए ना? सब्सक्रिप्शन मिनिमम, आमंत्रण था ना, क्या हस्तांतरण था? हस्तांतरण था, ठीक है। फिर है जनता को आमंत्रण, जनता को आमंत्रण। तो ये आप लोग जानते हैं, निजी कंपनी जो है जनता को आमंत्रित नहीं कर सकता है, मतलब इनवाइट नहीं कर सकता है कि शेयर खरीदो। सुने, निजी कंपनी आम जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता है, सार्वजनिक कंपनी कर, ठीक है। आमंत्रण भी हो गया, अंशों का आवंटन भी हो गया। अब अंतर नियम आ गया, ठीक है। अंतर नियम, अब बोले सर अंतर नियम क्या? आप लोग पढ़े हैं ना अंतर नियम? 3 प्रमुख प्रलेख लिखवाए थे ना, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम। तो अब पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट, चौथा नहीं 5वां हो जाएगा। चौथा तो नहीं बोले थे आमंत्रण, क्या बोले थे? आमंत्रण। चौथा पॉइंट था आमंत्रण, खाली आमंत्रण नहीं, अंशों का आमंत्रण। तो ये आम जनता को आमंत्रित नहीं कर सकता, ये आम जनता को आमंत्रित कर सकता है।
अब पांचवा पॉइंट क्या बन रहा है, पार्षद अंतर अंतर नियम। इसमें सुनो ध्यान से क्या लिखना है, निजी कंपनी के लिए पार्षद अंतर नियम तैयार करना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं लेकिन सार्वजनिक सार्वजनिक कंपनी के लिए पार्षद अंतर नियम तैयार करना आवश्यक है, इसके बिना वो आगे काम नहीं कर सकता है। ठीक है, एक चीज और जानकारी दे देंगे कि निजी कंपनी के लिए तो जरूरी नहीं है पार्षद अंतर नियम। हाँ, जरूरी नहीं है इसका मतलब नहीं है कि तैयार नहीं करेगा, तैयार कर सकता है, कोई रोका नहीं है। यदि निजी कंपनी का मन है कि पार्षद अंतर नियम तैयार करे, इसका इंग्लिश क्या होता है, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में AOA कहते थे, और पार्षद सीमा नियम में था MOA, मेमोरेंडम एसोसिएशन, मेमोरेंडम एसोसिएशन। ठीक है, ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हिंदी में पार्षद अंतर नियम। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो पार्षद अंतर नियम निजी कंपनी को मन है तो तैयार कर सकता है, नहीं मन है तो नहीं कर सकता। लेकिन सार्वजनिक कंपनी के लिए पार्षद अंतर नियम तैयार करना जरूरी है। लेकिन एक बात अब ऐड हो गया है नया, क्या नया बात ऐड हुआ है कि यदि सार्वजनिक कंपनी भी पार्षद अंतर नियम तैयार नहीं करता है, तब उस केस में क्या होगा, अभी हम बोल दे रहे हैं, उसको लिख लेना। उस केस में आपका कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 का टेबल नंबर F लागू होगा। देखो, कंपनी एक्ट तो याद ही आप लोग को कौन सा है, अभी कंपनी एक्ट कौन सा चल रहा है, 2013। उसमें आपका टेबल F का वर्णन है। कंपनी एक्ट 2013 में किसका वर्णन है, टेबल F। बोले टेबल F क्या है, उसमें है टेबल F बना हुआ, उसमें कुछ नियम और शर्त लिखा हुआ है। तो कब ये लागू होगा टेबल F, जब एक सार्वजनिक कंपनी पार्षद अंतर नियम तैयार नहीं करती है। लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि सार्वजनिक कंपनी के लिए पार्षद अंतर नियम तैयार करना जरूरी है, लेकिन यदि सार्वजनिक कंपनी किसी कारणवश पार्षद अंतर नियम तैयार नहीं करती है, तब उस स्थिति में कंपनी अधिनियम 2013 का टेबल संख्या F लागू होता है। कोई दिक्कत नहीं। और अंतर, कितना अंतर हो गया, 5 अंतर ले लिए। अब संचालकों की संख्या से आते हैं, किसमें आते हैं, संचालकों की संख्या। किसकी संख्या, संचालकों की संख्या। संचालक का एक और नाम क्या है, निदेशक। निदेशक भी बोलते हैं, गया दिमाग में, संचालक भी बोल सकते हैं या फिर निदेशक। अब कितने संचालक होते हैं और कितने निदेशक, एक ही बात है, संचालक और निदेशक है। तो निजी में कितने संचालक होते हैं, सार्वजनिक में कितने संचालक। इसमें भी आपका आ जाएगा न्यूनतम और अधिकतम। तो सुनो ध्यान लगाकर, निजी कंपनी में अधिकतम संचालकों की संख्या 15 और सार्वजनिक कंपनी में भी अधिकतम संचालकों की संख्या 15, दोनों में सेम है। अधिकतम, न्यूनतम में चेंज है। निजी कंपनी में न्यूनतम संचालकों या निदेशकों की संख्या 2। ये पुराना नियम है, अब नया में जैसे आप नया बुक लाए हैं इसलिए हमको देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो वही है, नियम चेंज नहीं है। ठीक है, निजी कंपनी में भी 15 होना चाहिए, सार्वजनिक कंपनी में कितना होना चाहिए, 15। लेकिन हाँ, न्यूनतम संख्या 2 और 3। इतना जला मैं घिस रहा है, आप लोगों को चाहिए कि अभी कभी याद हो जाए सब कुछ, क्या, या बैठ के बोर हो रहे हैं। अच्छा, आज पढ़ने में मजा लग रहा है, बाकी दिन बोर हो रहे। अच्छा, वीडियो देखते हैं पूरा कंप्लीट कि 10 मिनट फॉरवर्ड, 10 मिनट 10 सेकेंड रहता है ना, 10 सेकेंड फॉरवर्ड का ऑप्शन रहता है ना, वो फॉरवर्ड होते रहता है। हाँ, फॉरवर्ड करिए जहाँ पर जरूरी नहीं लगता है, जैसे कहीं पर हम कुछ समझा रहे हैं, अब ये सब हम दे रहे हैं, वो भी आ रहा है ना, तो इसको आप फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, ये तो आप यहाँ सुन ही रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको देखना होगा। ठीक है, तो संचालकों की संख्या फिर से बोले, हो गया, इसमें समझाने की कोई जरूरत है। अच्छा, आपसे हम पूछ लेते हैं अपनी तरफ से, जो आप लोगों को बता चुके हैं, कौन संचालक होता कौन है, संचालक जो कंपनी को चलाता है। तो प्रबंध का हिस्सा होता है, ऐसे बोलिए, संचालक कंपनी के प्रबंध का हिस्सा होता है। यही लोग कंपनी का प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है, कौन, संचालक। अब पूछेंगे संचालक होते कौन है, बाहर से आते हैं या जो अंश खरीदे हैं, जिसको अंशधारी बोलते हैं, वही लोग बनते हैं संचालक। बाद में वोट, तो जो अंश खरीदते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं सार्वजनिक कंपनी में, उन्हीं लोगों में से संचालक चुना जाता है। इसलिए चुना जाता है, तो बोले ना, वोट पढ़ाए थे, वोट देने का अधिकार है, वोट नहीं देने का अधिकार है। ठीक है, तो सार्वजनिक कंपनी की स्थिति में संचालक कंपनी के प्रबंधक होते हैं, और ये प्रबंधक जो बनते हैं वो अंशधारी ही बनते हैं। कौन बनते हैं, अंशधारी बनते हैं।
ठीक है, कितना 6 पॉइंट तो बता ही दिए थे ना, ठीक है। हाँ 6 पॉइंट हो गया। फिर है प्रविवरण जारी करना, प्रविवरण भी पढ़े हैं ना, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, तीसरा प्रमुख प्रलेख क्या पढ़ाए थे, प्रविवरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस जारी करना, प्रविवरण जारी करना। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, प्रविवरण जारी करना। तो बताइए, तो आप लोग ऐसे ही गेस करके बता देंगे, निजी कंपनी प्रविवरण जारी करता है या सार्वजनिक कंपनी, या दोनों नहीं, दोनों करता है। तो सुनो, अभी बताए थे कि अंशों का निर्गमन आम जनता के बीच में कौन नहीं कर सकता है, निजी कंपनी नहीं कर सकता है। हम पढ़ाए नहीं आप लोगों को प्रविवरण के बारे में कि प्रविवरण जो प्रलेख है क्यों बनाया जाता है, जो अंश पब्लिक के बीच में जारी करता है उन्हीं के लिए बनाया जाता है कि पब्लिक उस प्रविवरण को देख के डिसाइड करेगा कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। नहीं होगा। तो निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं करता है, सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण जारी करता है। समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। हो सकता है अभी समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन एग्जाम में जब आने लगेगा एमसीक्यू में तब बोलेंगे ये सब तो पढ़े थे लेकिन ध्यान नहीं दिए। फिर है नाम, नाम में तो पढ़ाई दी, यदि नाम के आगे खाली लिमिटेड लिखा हुआ है, अगला पॉइंट है नाम, नाम के आगे जैसे प्राइवेट पीवीटी लिमिटेड लिखा हुआ है तो प्राइवेट कंपनी है, और ओनली लिमिटेड जुड़ा हुआ है नाम के आगे सार्वजनिक कंपनी लिख लेंगे। नाम वाला भी हो गया। फिर है जमा स्वीकार करना, ये पॉइंट छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना ही पॉइंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्लियर हो गया। और क्लियर मतलब ठोक दीजिए पॉइंट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संचित पूंजी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल और देखा जाए करते हैं उल्टा खाली कर दिया, रिप्लेस हो गया, ये कैपिटल इधर रिप्लेस हो गया, रिजर्व इधर रिप्लेस हो गया ना, प्लेस चेंज कर गया, ठीक है। लेकिन हिंदी में देख रहता है अलग अलग है। ध्यान सुनो और इम्पोर्टेंट है, अभी 6-7 पॉइंट बताएंगे तो 6-7 पॉइंट नहीं, उसमें आपका लगभग 20-30 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन कितना तैयार हो जाएगा, 20-30 क्वेश्चन एमसीक्यू तैयार हो सकता है इससे, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना है, समझना है। चलिए, तो वही तुम लोग से पूछ रहे हैं कि संचित पूंजी के बारे में इससे पहले हम पढ़ाए आप लोग, हम तो आपको पास बताए थे। नहीं गलत था, हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। जी सर। हिंदी में क्या आपको जानते हैं, आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में बताए थे अंश पूंजी। अंश पूंजी का पहला प्रकार था अधिकृत पूंजी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कौन सा शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड। दूसरा बताया था निर्गमित अंश पूंजी, निर्गमित अंश पूंजी, इशूड शेयर कैपिटल। तीसरा बताए थे भूल गए, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। चौथा क्या बताए थे, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। हिंदी क्या था, याचित अंश पूंजी या मांगी गई अंश पूंजी। और लास्ट था पेड अप। अब बोले इतना जगह क्यों छोड़ दिए, क्योंकि यहीं से संबंधित है, ये जो है ना संचित पूंजी इससे संबंधित है, किससे, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल से, मांगी गई अंश पूंजी से। फिर रिपीट बता रहे हैं, रिपीट 2 बार 3 बार हो जाएगा आपका, समझना, समझो ध्यान से। यदि एक कंपनी 10,000 शेयर से ऑथराइज्ड है, कितना शेयर थे, 10,000, लेकिन इशूड किया 9,000 शेयर, कितना, 9,000, लेकिन पब्लिक खरीदा 8,000 शेयर, कितना, 8,000, लेकिन पब्लिक खरीदा 8,000, लेकिन कंपनी मांगा 7,000, कितना, 7,000, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1,000। तो सुनो बताया थे पिछले क्लास में कि 8,000 सब्सक्राइब हुआ है, मतलब पब्लिक कितना शेयर खरीद लिया है, 8,000 शेयर खरीद लिया है, लेकिन कंपनी 8,000 में से मांगा कितना है, 1,000 का क्या हुआ, तो उसको बोलते हैं अनकॉल्ड अप। कॉल्ड अप का उल्टा अनकॉल्ड अप शेयर हो गया, क्या हो गया, अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तो जो अनकॉल्ड अप होता है उसका मतलब कंपनी छोड़ नहीं दिया वो पैसा, 8,000 में 7,000 शेयर का पैसा ले रहा है, 1,000 शेयर का रुपया भी लेगा वो, लेकिन तब तक वो 1,000 शेयर का पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देगा, समझ में आया, पढ़ाए थे उस दिन, भूल गए, फिर बता दिए, फिर भूल जाना ना, मनुष्य की प्रकृति है बोलना, उसका फायदा उठाते हुए भूल जाना, ठीक है। संचित पूंजी तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे पॉइंट क्या लिखें, निर्माण, क्या, निर्माण, इसका निर्माण कहाँ से होता है, तो वही बात यहाँ लिखना है, क्या लिखना है कि ना मांगी गई पूंजी, अनकॉल्ड अप, हिंदी लिखिए ना आप लोग, तो ना मांगी गई पूंजी को संचित पूंजी के रूप में रखा जाता है। सुन लिए, वहाँ रिकॉर्ड भी हो गया, जो हम बोले लिख लेना, और हमसे बेहतर यदि आप लिख पा रहे हैं, मतलब हम जो बोल रहे हैं उससे अच्छा भी सजा कर लिख सकते हैं, लिखो, अपना स्किल डेवलप करो, छापना नहीं, कितना बार सिखाए हैं, किताब आपके पास किताब अवेलेबल होगी, अब किताब देख के छाप देना,
ये किए तो आपका डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, आप वहीं के वहीं रहेंगे। अरे हम लोग पढ़ते क्यों है? 10th के बाद 11th पढ़े, 11th के बाद 12th पढ़े। जब लोग क्लास आगे बढ़ रहा है तो दिमाग का विकास भी होना चाहिए। जी सर। तो दिमाग तुम 10th तक रखे हुए अभी तक कि 10th में सुनते थे, छापते थे, सुनते थे, छापते थे। सुनना छापना नहीं है, खुद का दिमाग लगाना है। और बोलेंगे ये नया चीज है, बोलेंगे ये कहाँ जाता है, ये पूंजीगत संचय क्या है, कैपिटलिज्म क्या है। तो सुनो, ध्यान से सुनना। कभी कभी पहले डिटेल में समझा रहे हैं, फिर एक बार हम 2 लाइन में समझा देंगे कि क्या लिखना है। कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, चाहे वो कंपनी बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी बिजनेस हो, जब आप बिजनेस चला रहे होते हैं ना, तो कभी कभी अचानक से कोई ऐसा लाभ हो जाएगा जो आप सोचे नहीं थे। सुन रहे हैं। आप लोग यहाँ बिजनेस चला तो रहे नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही बता रहे हैं कि यदि कभी कभी आप बिजनेस, जब आप बिजनेस चलाओगे तो कभी कभी ऐसा लाभ हो जाएगा, ऐसा प्रॉफिट, ऐसा गेन या ऐसा इनकम मिल जाएगा आपको जो आप सोचे नहीं थे कि होगा। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। गेन बोलो, इनकम बोलो, प्रॉफिट बोलो। एबनॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है? जो आप पहले से प्लानिंग किए हुए थे, पहले से जानते थे कि आपका वो प्रॉफिट होगा, वो इनकम आने वाला है, तो वो है नॉर्मल बात है ना। यहाँ लेकिन जो आप सोचे नहीं थे और वो हो जाए, ये इनकम सोचे भी नहीं थे और हो गया, तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल इनकम। तो एबनॉर्मल इनकम हो या प्रॉफिट हो या गेन हो, एबनॉर्मल से जो पैसा आ जाता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? अब बोले सर लिखेंगे क्या है, तो आप समझा देंगे, ठीक है। तो आपको लिखना है कि असामान्य लाभ की राशि को, असामान्य इंग्लिश में एबनॉर्मल, असामान्य लाभ की राशि को हमेशा पूंजीगत संचय में ही रखा जाता है या हस्तांतरित किया जाता है। रखा जाता है लिख सकते हैं या हस्तांतरित किया जाता है। कोई दिक्कत है? अब आते हैं प्रयोग। अभी दोनों जो है रिजर्व कैपिटल या कैपिटल रिजर्व, दोनों में रकम रखा है ना, अमाउंट रहता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में तो पहले बताया पहले कि संचित पूंजी का प्रयोग कंपनी के समापन के समय ही होता है। सुने, संचित पूंजी का प्रयोग और कहीं नहीं हो सकता है। संचित पूंजी का प्रयोग सिर्फ कंपनी जब कंपनी का जब समापन, मतलब कंपनी जब बंद किया जा रहा होता है तो उसमें खर्चा होता है, तो उस खर्चे, उन खर्चों की पूर्ति संचित पूंजी से की जाती है। समझे? इस रकम का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कंपनी का समापन होता है। इसका तो आप नहीं जानते, इसका जानते हैं आप लोग? हाँ या ना? इसका प्रयोग कहाँ होता है? सुनो ध्यान लगा के। पूंजीगत संचय में जो राशि जमा है, रखी हुई है, उस राशि का प्रयोग सिर्फ हानियों को, किसको? हानियों को अपलिखित करने के लिए किया जाता है। हानियों को, अब बोलेंगे हानियों को अपलिखित। सर आप अकाउंट के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अपलिखित समझते होंगे। जैसे आपका लॉस हो गया 10,000 रुपये, कितना? 10,000। और आपके पास 20,000 का कैपिटल रिजर्व है, कितना का? 20,000। तो जो 10,000 का लॉस हुआ, लॉस समझते हो ना? हानि है, उसको मेकअप करना पड़ेगा ना, भरना पड़ेगा ना, कहाँ से भरिएगा? तो इसमें जो रखा हुआ है 20,000 उससे निकाल देंगे, वहां से निकाल के दे देंगे 10,000 जो लॉस हुआ है। तो अब इसमें कितना बचेगा? 10,000 रुपये। समझ रहे बात? इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? पूंजीगत संचय का प्रयोग। लिखना क्या आपको घर जाके कि पूंजीगत संचय का या पूंजीगत संचय में रखी गई राशियों का प्रयोग हानियों को अपलिखित करने के लिए किया जाता है। और बोले समझ गए? चलिए, और क्या है? कुछ पॉइंट और होगा, ठीक है। प्रस्ताव पॉइंट है। क्या है पॉइंट? प्रस्ताव। इंग्लिश में प्रपोजल बोलते हैं। प्रपोजल, प्रस्ताव। ध्यान से सुनना। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल का जो निर्माण है, संचित पूंजी का जो निर्माण है, वो प्रबंधक के द्वारा मीटिंग करके लिया जाता है। संचित पूंजी रखना है या नहीं रखना है, इसका डिसीजन कौन करता है? इसका निर्णय कौन लेता है? प्रबंधक लेते हैं। कौन लेते हैं? और प्रबंधक अपने मन से नहीं लेते हैं, उसके लिए मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं। सभी प्रबंधक एक जगह बैठते हैं और मीटिंग करके निर्णय करते हैं कि संचित पूंजी का निर्माण करना है या नहीं करना। दिमाग में जा रहा है? हाँ। इधर से। और पूंजीगत संचय के लिए कोई प्लानिंग नहीं होता है, कोई योजना नहीं बनाया जाता। बस असामान्य लाभ हुआ, उसकी राशि को कहाँ ट्रांसफर करना है? पूंजीगत संचय। सुने, इसमें आपको लिखना है कि इसका निर्माण प्रबंधक के माध्यम से मीटिंग करके, मतलब सभा करके नहीं किया जाता है। अपने शब्दों में लिख लेना, और जो नहीं तो जो हम बोले लिख लेना। प्रस्ताव भी हो गया। फिर लेखांकन के बारे में आता है। किसके बारे में आता है? लेखांकन। लेखांकन मतलब क्या? अकाउंटिंग। हिंदी में लिख लेंगे हम लोग। लेखांकन सुनो, सीधा लिख देना, संचित पूंजी का लेखांकन नहीं होता है। क्या बोले हम? संचित पूंजी का लेखांकन नहीं होता है। पूंजीगत संचय का लेखांकन होता है। अब इसमें क्या डिस्कस करें? लंबा चौड़ा। इसका नहीं होता है, इसका होता है। बस इतना ध्यान रखना।
ठीक है। हाँ, अनिवार्य अगला पॉइंट बता रहा है, अनिवार्य। क्या अनिवार्य मतलब कंपलसरी, इंग्लिश में क्या होते हैं कंपलसरी। कौन है कंपलसरी? तो लिख देना संचित पूंजी अनिवार्य नहीं है। संचित पूंजी अनिवार्य नहीं है। प्रबंधक को मन है तो इसका निर्माण कर सकता है, मन नहीं है तो निर्माण नहीं करेगा। पूंजीगत संचय का निर्माण करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। पूंजीगत संचय का निर्माण करना अनिवार्य है, सुनिए। बस पॉज कीजिए सर। अगला टॉपिक है श्रम साध्य अंश, स्वेट इक्विटी से। कल से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। श्रम साध्य अंश, स्वेट इक्विटी शेयर, ये क्या होता है? तुम ध्यान सुनो, कुछ टफ नहीं है, आसान सा है। अब पूछता है एग्जाम में, इसका थ्योरी आता है, ठीक है। आप चाहे झारखंड बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, जानकारी तो लेना ही चाहिए ना। भले ये आए चाहे नहीं, झारखंड बोर्ड में तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई बोर्ड में होता है इम्पोर्टेंट ना हो। और जो भी देखेंगे वीडियो को उनको तो देखना, जानकारी लेने के उद्देश्य से पढ़ना चाहिए हमेशा। हमेशा जब भी पढ़ाई करो तो एग्जाम के उद्देश्य से यदि आप बैठे हुए हैं, पहले बताया है कि एग्जाम परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो आपका उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। इससे मत पढ़ो, घर पर रहो, अनपढ़ रह जाओ, ठीक है। यदि आप ज्ञान लेने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं तो तभी आपका कोई विकास हो सकता है, इस समाज का विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। श्रम साध्य अंश, देखो श्रम साध्य अंश वैसा अंश जिसका निर्गमन समझते ना, इशू। एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर का निर्गमन इशू किसको करता है? कंपनी के कर्मचारी को करता है या फिर संचालकों को करता है? किसको करता है? संचालकों, ठीक है। अरे वो तो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं कंपनी को खड़ा रखने में, खड़ा करने में, उसको बनाए रखने में, ताकि वो सुचारू रूप से दीर्घकालीन समय तक काम करते रहे कंपनी। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही कर्मचारी, यही संचालक ना। तो इनको कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिलना चाहिए ना। तो कंपनी जो है जब कर्मचारियों को और संचालकों को अंश जारी करता है तो उस अंश को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। हिंदी में भी स्वेट ही लिखा है, कई बार एग्जाम में आपको पूछ देगा इस तरह से, स्वेट अंश क्या है? स्वेट अंश। तो आप फर्स्ट मत जाना, ये इंग्लिश मीनिंग ही हिंदी में लिख दिया है। अब पूरा हिंदी ये है, श्रम साध्य अंश। कंफ्यूजन होगा एग्जाम में? दोनों बता दिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो श्रम साध्य अंश या स्वेट इक्विटी शेयर वैसे अंश को बोलते हैं जो कंपनी के कर्मचारियों को या कंपनी के संचालकों को जारी किया जाता है। और एक बात इंपॉर्टेंट इसमें जानना है कि ये अंश हमेशा छूट पर जारी किए जाते हैं। किस पे? छूट पर, मतलब डिस्काउंट पर। किस पर? डिस्काउंट पर। जैसे 100 रुपया का क्या हुआ आपको, जैसे 100 रुपया का है शेयर तो कर्मचारियों को 90 रुपया में दिया जा रहा था, कितना डिस्काउंट दिया? 10 रुपया। तो कर्मचारी को फायदा हो रहा है 10 रुपया का, ठीक है। तो समझ में आ गया। घर जाके लिख लेना कि श्रम साध्य अंश क्या है। इसका आंसर क्या लिखेंगे कि श्रम साध्य अंश उस अंश को कहा जाता है जो कंपनी अपने कर्मचारियों या संचालकों को जारी करता है, और ये अंश हमेशा छूट पर ही दिए जाते हैं। छूट का और हिंदी क्या होता है? अपहार। और क्या होता है? बट्टा। कुछ भी यूज करना, बट्टा पर ही जारी किए जाते हैं। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, धारा भी पूछता है इसका। क्या पूछता है? इसका धारा हमेशा याद रखना। ये जो जारी किया जाता है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 के अनुसार। ये एकदम दिमाग में डाल दो, अभी कभी डाल दो और लिख भी लेना। सुने, आंसर में लिखना इस बात को कि स्वेट इक्विटी शेयर या श्रम साध्य अंश का निर्गमन कंपनी अधिनियम, बोलिए ना, हाँ कंपनी अधिनियम, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं कंपनी एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा इंग्लिश में सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग इसको जारी किया जाता है। दिमाग डाल लो, आता है एग्जाम में। एग्जाम कई बार आया है कि स्वेट इक्विटी शेयर कौन सी धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? ऑप्शन देगा 54, 53, 52, 51। तो नहीं जानिएगा कैसे दीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, धारा 54 के अनुसार, ठीक है। क्लियर? तो श्रम साध्य। अब कल नेक्स्ट वीडियो में आपको अब अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल से हो सकता है आपका जर्नल एंट्री स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी में किस तरह से जर्नल एंट्री किया जाता है वो कल हम बताएंगे। रटना नहीं, खुद से बनाना। बहुत को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक चीज और यहाँ पर जान लो, कल थोड़ा सा डिस्कस हम लोग करेंगे एट ए पार या एट पार ओनली, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है। कल बात नहीं करते, आगे कर लेते हैं, मैच कर लेंगे हम लोग।
ठीक है। एट पार जिसको हिंदी में बोलते हैं सममूल्य, क्या बोलते हैं? सममूल्य। सममूल्य। एट प्रीमियम अधिमूल्य, हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिमूल्य। अधिमूल्य। हिंदी में सीखना भी ज्ञान है, आजकल जो इंग्लिश सीखते हैं उसको ज्ञान कहा जाता है, हिंदी में सीखे तो उसको कोई कचरा कहा जाता है, तो कचरा नहीं है, ये भी ज्ञान है कि आप प्रीमियम का हिंदी जान गए तो आप कुछ जानकारी लीजिए। डिस्काउंट तो जानते ही हैं, बट्टा पर, ठीक है। ये है क्या? हम 2 मिनट ज्यादा नहीं बोलेंगे, 2 मिनट बोलेंगे। देखिए, जब कंपनी शेयर इशू करता है ना पब्लिक के बीच में, किसके बीच में? पब्लिक के बीच में, तब वो 3 तरीके से इशू कर सकता है। एट पार पे कर सकता है, एट प्रीमियम पे कर सकता है और एट डिस्काउंट पे कर सकता है। तो बोलेंगे सर क्या है ये एट पार? सुनो, जैसे ये कंपनी है, मान लो ए लिमिटेड है, कौन है? एक शेयर का दाम 10 रुपया रखा है, कितना? 10। तो एक शेयर का दाम 10 रुपया ही रखा है और इशू भी 10 रुपया में किया, इशू भी 10 रुपये। तो उसको बोलते हैं एट पार। यदि एक कंपनी एक शेयर का दाम 10 रुपया रखा है, लेकिन जब इशू कर रहा है तो 11 रुपए में कर रहा है, कितना में कर रहा है? 11। मतलब 1 रुपया बढ़ा के कर रहा है, तो ये 1 रुपया जो एक्स्ट्रा है उसको बोलते हैं प्रीमियम। समझ में आया? हाँ। इजी है ना। और यदि कंपनी 10 रुपया कीमत रखा है लेकिन वो उससे कम 9, 8, 7 जो भी हो, यदि 9 पे इशू कर रहा है, किस पे? 9 रुपया पे, 1 रुपया कम कर दिया तो ये 1 रुपया क्या कहेंगे? डिस्काउंट। सुने? हाँ। पक्का? हाँ। तो घर जाकर लिखना ही पड़ेगा इसको। तो बोले सर क्वेश्चन क्या लिखेंगे? सुनो क्वेश्चन क्या लिखेंगे? सममूल्य, ये तीनों पॉइंट लिख लेना और डील करना रहता क्या है। सममूल्य का मतलब क्या होता है? अपना हिंदी में, आप हिंदी मीडियम से हिंदी में लिख लेना। क्या लिखेंगे कि जब एक कंपनी, क्या बोल रहे हैं? जब एक कंपनी अपने अंकित मूल्य पर ही, अब बोलेंगे अंकित मूल्य सर, अंकित तो नाम होता है, देखो अंकित मूल्य इसको बोलते हैं। जितना कीमत रखा ना, एक शेयर का कीमत जितना कंपनी रखता है उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या होते हैं? तो वही बोल रहे हैं कि जब एक कंपनी अंकित मूल्य पर ही अपने अंशों को जारी करता है तो इसे कहा जाता है सम मूल्य पर अंशों को जारी करना। लिख लेंगे? जैसे मैं एग्जांपल दे देना कुछ, आपकी मर्जी। इसमें क्या लिखेंगे? जब एक कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से बढ़ाकर निर्गमित करता है या जारी करता है तो जितना मूल्य बढ़ाकर किया है उस अधिक मूल्य को बोलते हैं अधिमूल्य या फिर प्रीमियम। नहीं सुन रहे हैं? जब एक कंपनी अंकित मूल्य से कम मूल्य पर अंश जारी करता है तो जितना कम मूल्य पर जारी किया उसको बट्टा पर जारी कहा जाता है। डिस्काउंट इंग्लिश हो गया ना ये। लिख लेंगे? एग्जांपल समझ चाहिए इनको, कोई दिक्कत? लेकिन एक चीज और बता देते साथ में, लेकिन लिखना नहीं इस बात को, फिर सुनना है। अब करंट टाइम में प्रेजेंट टाइम में अब नियम बन गया है कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करेगा। डिस्काउंट पे शेयर, ठीक है, सिर्फ एट पार पे करेगा और एट प्रीमियम पे करेगा। इसके लिए भी सेक्शन है, धारा है, उसको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही। कल से अकाउंटिंग के लिए हम जनरल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट